तो अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे दोस्तों, आज हम लोग भूगोल पुस्तक के कक्षा 7 के भूगोल पुस्तक के अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों, बिना देरी के हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो पृथ्वी के अंदर दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया। इससे पहले हम लोग कक्षा 6 में जो है वो हम लोगों ने पृथ्वी और पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल सबके बारे में जाना। मानचित्र किस प्रकार से अध्ययन करते हैं उसके बारे में जाना। उसके साथ साथ भारत के बारे में हम लोग जाने। आज हम लोग हमारी पृथ्वी जो के ऊपर जो उपलब्ध संसाधन है, जो पृथ्वी में जो भी संसाधन अवेलेबल हैं, जो रिसोर्स अवेलेबल है उसके बारे में जानेंगे। और ये पृथ्वी जो है वो उसके आंतर भाग, जो पृथ्वी कोई भी चीज़ है जैसे तो वो किसी न किसी चीज़ किसी पदार्थ से मिल करके सम्मिलित रूप से बनता है। जैसे हमारे शारीरिक संरचना की बात करें तो उसमें हड्डियाँ अंदर में हम लोग जैसे कट करते हैं तो हड्डियाँ, ब्लड सब मिलता है, सेल्स मिलते हैं, ठीक है, मांसपेशियाँ मिलती हैं। तो उसी तरह पृथ्वी के अंदर क्या है तो उसके बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे अध्ययन में विस्तार पूर्वक से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये मूवेबल है हमेशा। इसके बाद भी इसमें देखते हैं हम लोग इसके जो स्थल रूप हैं, विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उसका दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है और अपर्दन होते जाता है, निर्माण होते जाता है। जो दोनों क्रियाएँ सम्मिलित रूप से चलती है। तो ये इसका निर्माण और अपर्दन की क्रिया के कारण क्या कह सकते हैं हम लोग, यह एक गतिशील ग्रह है। इसके साथ साथ दोस्तों, पृथ्वी जो अपने स्थान पे क्या करती है, वो घूर्णन और परिक्रमण करती है। तो इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ठीक। तो इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। यहाँ पे किस सेंस में कहा गया कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण इसको हम लोग गतिशील ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये गतिशील ग्रह किस कारण है, तो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया चलती रहती है। इसके साथ साथ अंदर में जो पृथ्वी के अंदर में कई सारे ऊर्जाएँ हैं जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग को तोड़ने फोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। कभी आपने सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, तो इसी के बारे में आज हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए, ठीक। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं करके, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि पृथ्वी विश्व की सबसे गहरी खान, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, तो वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है, तो 4 किलोमीटर। एनसीईआरटी फैक्ट है दोस्तों, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, कई सारे प्रश्न इससे पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे गहरी खान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में। यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तेल खनिज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक की गहराई तक खोद चुके हैं, ठीक है। तेल को खनन करने के लिए इंजीनियर ने 6 किलोमीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, पृथ्वी के केंद्र से पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र सतह पर 6000 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदना होगा। समुद्र की सतह जो है वहाँ पर से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, तब हम लोग पृथ्वी की जो है आंतरिक भाग में पहुँच सकते हैं, जो कि बिल्कुल असंभव है। यहाँ डायरेक्ट स्टडी में लिखा हुआ है। अभी तक कितनी गहराई तक खोजी जा चुकी है दोस्तों, तो पृथ्वी की सतह तक, पृथ्वी की जो समुद्र तल से नहीं, पृथ्वी ऊपर सतह से वहाँ से 6 किलोमीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है तेल खनन के लिए, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में सबसे गहरी खान कौन सी है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, 4 किलोमीटर की गहरी खान है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। तो आपने एक प्याज को देखा दोस्तों, प्याज क्या होता है कि अलग अलग परतों में विभक्त होती है। जैसे आपका यहाँ पे अलग अलग जैसे जैसे हम लोग प्याज को छुड़ाते जाते हैं वो आपका क्या होता है, अलग अलग परतों में विभक्त होते जाता है, ठीक है। उसी प्रकार पृथ्वी भी क्या है, एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बना है। पृथ्वी भी क्या है आपका, एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बना है। पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह है सबसे ऊपरी परत, उसको हम लोग परपट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप पृथ्वी की संरचना देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी से हम लोग भी अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आपका पृथ्वी के जो ऊपरी सतह सबसे किनारे वाला भाग जो देख रहे दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपट्टी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यह सबसे पतली परत होती है। क्या होता है, सबसे पतली परत। महाद्वीपों मतलब जो महाद्वीप, यह स्थलीय भाग जो दोस्तों, यहाँ पर इसकी मोटाई जो है 35 किलोमीटर है,
कितना 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह जो है, समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर। समुद्र में अगर समुद्र में इसकी मोटाई कितनी है 5 किलोमीटर, और धरातल में इसकी 35 किलोमीटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय संरचना मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसको हम लोग सियाल कहते हैं। इसको एक और नाम क्या है दोस्तों, सियाल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अलग एक और नाम सियाल कहते हैं। सियाल में जो सी का शब्द है दोस्तों, उसका अर्थ होता है सिलिका, और एल का अर्थ होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो भूपर पट्टी जो है दोस्तों, क्रस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, सिलिका एल्यूमिनियम पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण इसको सियाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहा जाता है महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। ठीक है, महासागर की पट्टी जो है यहाँ पे दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चित्र में। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। मेंटल क्या है दोस्तों, भूपर पट्टी के नीचे पर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक, उसके बाद जो है इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। वो जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है उसको क्या कहते हैं, क्रोड के नाम से जानते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। सबसे जो आंतरिक परत है उसका त्रिज्या कितना है, 3500 किलोमीटर। इससे ऊपर 2900 किलोमीटर तक क्या है आपका है क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी। ठीक है, सॉरी मेंटल, जिसको मेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आपकी सबसे ऊपरी परत जो 35 किलोमीटर धरातल पे है। ठीक है, स्थलीय भाग में 35 किलोमीटर तक है, उसको हम लोग भूपर पट्टी के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः निकेल और लोहे से बनी, इसलिए इसको नीफे के नाम से भी जानते हैं। नीफे मतलब Ni से निकेल हो गया, Fe से फेरस हो गया। फेरस मतलब तो जो है हम लोग बोलते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है किसका, लोहे का। केंद्रीय क्रोड तापमान एवं दाब जो है काफ़ी उच्च होता है, इसलिए जो केंद्रीय परत है दोस्तों, उसका आंतरिक परत जो है वो आपका ठोस आकार में, ठोस में पाया जाता है। इसके बाद हम चित्र में हम लोग एक बार डालते हैं वापस दोस्तों चित्र में की ओर। तो ये आपका देखिए यहाँ पे इस चित्र को और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों भूपर पट्टी। पृथ्वी पर जो सतह पे हम लोग रह रहे हैं वो आपका क्या है, भूपर पट्टी है। ठीक है, उससे गहराई पे हम लोग जाते हैं तो 35 किलोमीटर तक जाते हैं नीचे गहराई तक। तो 35 किलोमीटर गहराई तक हम लोग क्या मिलता है आपका, 35 km तक, तो ये आपका भूपर पट्टी मिलता है। क्या मिलता है, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी से 35 किलोमीटर से नीचे तक आंतरिक भागों में जब अंदर जाते हैं तो यह आपको क्या कहता है, कहलाता है मेंटल कहलाता है। यह इसकी मोटाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर तक है। कितनी है, 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके आगे हम लोग जाते हैं पृथ्वी के अंतर्गत पर, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के सबसे अंदर भाग पृथ्वी के जो केंद्र तक जाते हैं, ये कितने हुआ है, तो वहाँ 3500 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, तो ये आपका कितना है, आपका यह आपको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रोड कहते हैं। क्रोड की भी दो भाग में बांटा गया है क्रोड को, एक आंतरिक क्रोड, एक बाह्य क्रोड। ठीक है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। ठीक, इसी बात है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं एक चीज़ और इसमें ही, कि जो एक स्वेस नामक एक विद्वान है, स्वेस नामक, क्या नाम है उनका, स्वेस नाम है। ठीक है, उन्होंने पृथ्वी की जो पृथ्वी पर जो उपलब्ध पदार्थ है उसके आधार पर इसको पृथ्वी को बांटने का प्रयास किया। पृथ्वी की जो उपलब्ध पदार्थ है उसके आधार पर बांटने का प्रयास किया गया। कैसे बांटा उन्होंने तो पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है उसमें एक इन्होंने बांटा सियाल, SIAL सियाल, SIMA सीमा, ठीक है, और NIFA नीफे। इन 3 भाग में इन्होंने पृथ्वी के जो आंतरिक परत में जो पृथ्वी भाग में जो रासायनिक पदार्थ है या फिर जो पदार्थ उपलब्ध है, तो उसके आधार पर इसको बांटने का प्रयास किया। सूर्य महादेव ने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। ठीक है, तो सियाल जो है आपका ऊपरी परत है। ठीक है, यह जो आपके 100 किलोमीटर तक दायरा होता है। तो सियाल में जो है दोस्तों SI है वो सिलिका को दर्शाता है, और AL है वो एल्यूमिनियम को दर्शाता है। जो सियाल परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसको क्या कहा गया, सियाल कहा गया। दूसरा परत जो दोस्तों 2900 किलोमीटर तक है वो उसको कहते हैं सीमा। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें SI का अर्थ होता है सिलिका, MI का अर्थ होता है मैग्नीशियम। ठीक है, और पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत के बारे में बताया उन्होंने, तो उसको नीफे कहा। क्या कहा, नीफे, NIFA। NI से हो गया निकेल, और FE से फेरस। फेरस मतलब अर्थात होता है लोहा। ठीक है, तो ये तीन परत में किन्होंने बांटा, तो स्वेस नामक विद्वान ने बांटा। ठीक है, स्वेस नामक विद्वान ने बांटा। ठीक है,
इसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है, सियाल सीमा और नीफे से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह हो गया आपका। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी का आंतरिक केवल, पृथ्वी के आयतन का केवल, पृथ्वी का जो आयतन है उसका केवल 1% हिस्सा परपट्टी है। ठीक है, 84% हिस्सा मेंटल है एवं 15% हिस्सा क्रोड है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, और पृथ्वी के आयतन की बात करें तो सबसे अधिक आयतन कौन किसके पास? तो मेंटल के पास सबसे पृथ्वी का सबसे अधिक आयतन है 84%, 15% क्रोड और 1% आपका हो गया परपट्टी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, जो शब्द दिया हुआ उसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो इसके एक यहाँ शब्द है इग्निस। ठीक है, इग्निस, इसका लैटिन शब्द इग्निस है। ठीक है, इग्निस क्या है? इग्नियस जो है वो है कि लैटिन शब्द इग्निस से निकला, जिसका अर्थ होता है अग्नि। क्या अर्थ होता है? अग्नि। दूसरा है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जो है, सेडिमेंट शब्द, लैटिन शब्द सेडिमेंट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थिर होना। ठीक, और तीसरा है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो है वो शब्द ग्रीक शब्द से निकला है। शब्दों की उत्पत्ति से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोस। ठीक है, मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है? अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ठीक, तो इस शब्दों की उत्पत्ति से भी अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी पढ़ते समय दोस्तों जो भी की पॉइंट लिखे होते हैं, जो मेन आपका भाग से लिखा, अलग भाग लिखा होता है, जैसे शब्दों की उत्पत्ति हो गई, क्या आप जानते हैं, तो उस सब के बारे में भी हम लोग ध्यान रखेंगे। शब्दावली हो गया, तो इस सब से भी हम कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शब्द दिया हुआ जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? तो सेलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। सेलों की उत्पत्ति जो परत है दोस्तों, उसमें जो दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जिसे हम लोग आज हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, पेट्रोलियम हो गया आपका, कोयला जो है, तो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो पेड़ पौधे का कार्बनिक फेरस जो युग था उसमें क्या था? कई जो पेड़ घने जंगल थे यहाँ पे, क्या हुआ, भूकंप या फिर और भी कुछ क्रियाएँ के कारण, भू संचलन के कारण ये सब क्या है? दब गए अंदर। दबने के कारण लाखों साल प्रेशर और हीट पड़ने के कारण यह कोयला के रूप में परिवर्तन हुआ। ठीक है, जिसके कारण इसको जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं सेल एवं खनिज, सेल एवं खनिज के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परिपट्टी क्या है? अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ है किसी प्राकृतिक पिंड के सेल कहते हैं। पृथ्वी की जो परपट्टी है उसके अनेक प्रकार के सेल से बनी है, और सेल किसको कहते हैं? तो पृथ्वी की परपट्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, सेल जो है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंग के हो सकते हैं। इनका आकार गठन क्या हो सकता है? आकार एवं गठन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सेल के जो विभिन्न प्रकार के रंग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार का आकार हो सकता है, इसका गठन अलग प्रकार का हो सकता है। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सेल जो है आग्नेय, पहला दिया हुआ आग्नेय सेल, आग्नेय को इग्निस के नाम से भी जानते हैं ये। ठीक है, आग्नेय सेल। दूसरा दिया है अवसादी, इसको सेडिमेंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, कायांतरित को मेटामॉर्फिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक सेल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आग्नेय जो दोस्तों वो अग्नि। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे यहाँ पे देखिए, इग्निस जो है, यहाँ पे हम लोग देखें ना, इग्निस क्या है आपका? इसका एक लैटिन शब्द है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ था अग्नि। सेडिमेंट्री जो है वो उसका अर्थ था स्थिर होना। ठीक है, और मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ठीक, तो यही है इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेंगे। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से दोस्तों क्या होता है? मैग्मा निकलता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? तो मैग्मा है। हम लोग जानते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हम लोग निकलते हुए देख सकते हैं। तो जो मैग्मा है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है, ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार के जो सेल बनता है उसको हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। इसको प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। आग्नेय सेल को क्या कहता है?
प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस कैसे बनता है, तो यह जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है तो वो ठंडा होता है, तो उसके कारण जो कठोर चट्टान बनती है, ठीक है, कठोर ठोस जो आकार बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेदी सेल और एक दूसरा बहिर्वेदी सेल। इसी से हम लोग जो शब्दों में नाम दिया हुआ दोस्तों, उसी से हम लोग पता चल सकता है कि किस प्रकार के सेल है। बहिर्वेदी मतलब जो बाहर में बनता है, ठीक है, बाहर में ठंडा होता है। अंतर्वेदी जो धरातल के अंदर में ठंडा होता है, ठीक, वही यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ाओ, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्या ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? पृथ्वी की जो लावा उसकी कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है। क्या है? आग की तरह जो लाल द्रवित मैग्मा है वही क्या है? आपका लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है। जब द्रवित लाल लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। पृथ्वी की जब सतह पर आता है दोस्तों तो ये क्या होता है, जल्दी से ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। ठीक है, परपट्टी इस प्रकार के बने सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसी प्रकार के बने हुए सेल को क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दाने वालों से होती है। इसकी संरचना जो है दोस्तों बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बेसाल्ट इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। दक्कन का पठार जो है, भारत का जो दक्कन का पठार है, दक्षिणी पठार, ठीक है, वो क्या आपका बेसाल्ट से बना है, बेसाल्ट सेलों से बना है। दलित में कभी कभी भूपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, तो इसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं। अंतर्भेदी सेल क्या है, तो जो से जब लावा पृथ्वी धरातल के अंदर में ही ठंडा होता है, ठीक है, आप बाहर नहीं निकलता है, तो उसको अंतर्भेदी सेल आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसमें दाना जो है वो बड़ा बड़ा होता है। दाना क्या होता है, इसका रवे जो है वो बड़े बड़े होते हैं आग्नेय सेल में। ठीक है, ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। ग्रेनाइट का उपयोग हम लोग देखते हैं दोस्तों पत्थर पीसने में, मशीन जो होता है उस में अधिकतर रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेई मसाला और दानों को चूर्ण बनाने के लिए जिन आकर्षक पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। जो अक्सर हम लोग मशीनों में जो पत्थर का उपयोग किया जाता है वो आपका ग्रेनाइट सेल का बना होता है। ठीक है, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ने लगते हैं। सेल क्या होता है दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है ये आपका, कभी कभी ये जब लंबे समय के बाद हम लोग देखते हैं सेल जो है वह लुढ़क पुढ़क करके टकरा कर एक दूसरे से टकरा करके थोड़ा डर गए थे। सेल जो है एक दूसरे से टकरा कर लुढ़क पुढ़क करके लंबे समय के बाद ये क्या होता है, ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं, लुढ़कने लगते हैं, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। जो आग्नेय सेल हो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। तो इसके जो छोटे छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ठीक है, और यही अवसाद जो है यही अवसाद हवा जल आदि एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुँचा जमा कर दिया जाता है। तो दृढ़ अवसाद दबकर कठोर सेल के रूप में परत बनते हैं। इस प्रकार के सेल को हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। जो हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या, जो सबसे पहले जो चट्टान बने वो कौन से चट्टान बने आपके? आग्नेय चट्टान बने। आग्नेय चट्टान में लंबे समय तक जो है एक ही प्रकार से रहने के बाद लंबे समय के बाद कुछ कारण जो हवा हो गया, पानी हो गया, इससे टूटने फूटने के बाद इसको कहीं पे दूसरी जगह पर ले जा करके परत दर परत बिछा दिया गया। ठीक है, तो उसको जो परत दर परत बिछने के बाद ये जो कठोर चट्टान बनी उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, रेत के दानों से, ये सब क्या है आपका एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। ठीक है, इन सेलों में पेड़ पौधे, जीव जंतु और अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी सेलों पर रह रहते हैं तो जीवाश्म हो सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके अभी मैंने बताया था जीवाश्म क्या होता है, तो पेड़ पौधे जो है, जीव जंतु जो पहले वहाँ पर रहा करते थे, तो वहाँ पर दब जाने के बाद उनके जो अवशेष हैं, उसके जो आश्म है, जीवाश्म है, आश्म जो बचता है तो उसके हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाता है। आग्नेय एवं जो अवसादी सेल उच्च क्या होता है, उच्च ताप एवं दाब के कारण क्या होता है, कायांतरित सेल में परिवर्तन होता है, इसलिए बोलते हैं रूप परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन सेल इसको भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन होता है। चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तन होती है? स्लेट में परिवर्तित होती है।
चूना पत्थर जो आपका संगमरमर परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका इसलिए इसको रूप परिवर्तन चट्टान भी कहा जाता है, मेट्रोमॉर्फिक चट्टान भी कहते हैं, कायांतरित सेल भी कहते हैं, ठीक है, रूपांतरित सेल भी इसको कहा जाता है, अलग अलग नाम से अलग अलग जाना जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सेल क्या है दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सेल कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। पत्थरों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कई सारे खेलों में उपयोग करते हैं ना दोस्तों। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पीढ़ू में लोग खेलते हैं, चिटवट्टी, स्टापू या किट खेलने में उपयोग करते हैं, 5 पत्थर गिट्टी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गेम हम लोग पत्थरों से उपयोग करते थे। गोटी खेलते थे पहले, तो अलग अलग तरह के गेम खेलते थे। पीढ़ो खेलते हैं हम लोग, जो पिट्ठू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि आप दादा दादी माता पिता पड़ोसियों आदि से पूछ करके अन्य खेलों की जानकारी एकत्र करें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ताजमहल और जो आपका संगमरमर दिया हुआ है दोस्तों। तो ये आपका किस प्रकार का सेल से बना है, तो जो ये आपका जो आपका लाल किला जो है आपका लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। और संगमरमर किससे बना है, संगमरमर आपका सफ़ेद संगमरमर से बना है, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। लाल बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है, तो ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और संगमरमर किस प्रकार का उदाहरण है, तो आपका रूपांतरित सेल का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेलें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। इस एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका आगे हम लोग देखेंगे, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है सेल चक्र का उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये आपका मैग्मा धरातल से निकल रहा है, ठीक है। तो जो इससे जो चट्टान ठंडा होने के बाद क्या बनती है, तो आग्नेय सेल बनता है, ठीक है, जिसको अंतर्वेदी चट्टान या फिर बाह्यवेदी चट्टान के रूप में जानते हैं। अंतर्वेदी चट्टान में हम लोग जानते हैं जो ग्रेनाइट बोलते हैं, बाह्यवेदी में बेसाल्ट का निर्माण होता है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, ये आपका आग्नेय सेल में परिवर्तन होता है, ठीक है, लावा के जमने से। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो लावा है उसका टूट फूट होता है लंबे समय तक बाद तक। तो ये टूटने फूटने पर जो ये जहाँ जमते हैं, तो वहाँ पे जो परत दर परत जमने के बाद ये क्या सेल बनता है, तो ये अवसादी सेल बनता है, ठीक है। अवसादी सेल में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लाल बलुआ पत्थर आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लाल जो मैग्मा है, जो आपका चट्टान है आग्नेय सेल, उसमें और अवसादी सेल में हीट और प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है, ये आपका कायांतरित सेल के रूप में परिवर्तन हो जाता है,